नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपने पीछे तस्वीरों को देख लिया होगा, ये और कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आज जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है उसका नतीजा है। और आज महाराष्ट्र में इसको सुपर संडे के तौर पर देखा जा रहा है। क्या हुआ आपको मैं थोड़ा विस्तार दे देती हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं कि जो ये फूट हुई है एनसीपी में, अजीत पवार ने जो शरद पवार को बड़ा डेंट पहुंचा दिया है, करीब 40 विधायकों को लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया। आपने ये खबर सुना होगा, लेकिन अब देखिए, अब हम चर्चा ये करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो एकजुटता विपक्ष की देखी जा रही थी, अभी जो पटना में बैठक हुई, अगली बैठक भी होने की संभावनाएं तेज हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शरद पवार, जिनको सबसे बड़ा झटका उनके खुद के भतीजे ने दे दिया है। लेकिन देखिए, ये बगावती सुर करीब 1 साल से लगातार अजीत पवार दे रहे थे, लेकिन शायद से शरद पवार को बातें समझ में नहीं आई कि जो भतीजे हैं उनके, वो इतना बड़ा बगावत करेंगे, वो भी आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार को इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में झटका देना है। और अब इसी चर्चे पर और जोरदार बहस कर लेते हैं। रवि रावत जी हमारे साथ मौजूद है। रवि रावत जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए, तस्वीरों में अब हम थोड़ा जनता को समझाते हैं कि इस बगावती सुर से सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे, देखिए रवि जी, आपको पता होगा राजनीति में इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए आप दर्शकों को कि शरद पवार को जो धोखा दिया है, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को कितना फायदा और एनसीपी को, शरद पवार को कितना बड़ा झटका है, क्या कहेंगे आज, बताइए। देखो, ये जो आज अपडेट हुआ है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा अपडेट जी, उसके सूत्रधार हैं हमारे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ। और फडणवीस भी। पर उसकी नींव इन्होंने रखी, ये मिस्टर, ये नोटी बॉय हैं महाराष्ट्र के, सब जानते हैं महाराष्ट्र, इन्होंने बहुत बड़े, इन्होंने धोखा दिया अपने उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल। ये उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे, हमारे बाला साहब ठाकरे जी, उनकी संतान ने जिस तरीके से जनता को धोखा दिया। बिल्कुल। और मैंडेट इन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ, शिवसेना ने, और इन्होंने महाविकास आघाड़ी इनके साथ बना दी, सोनिया माता जी के साथ। और सोनिया गांधी को, जो इनके पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि सोनिया के सामने सिर्फ वही झुकते हैं, मैं आगे नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं हमारे लोग दर्शक। तो ये झुक गए, यहाँ फूल माला लेके पहुंच गए। तो इसका परिणाम तभी से पता था, हम पहले दिन से कह रहे थे, ये जो गठबंधन है, ये उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, ये संजय राउत जो कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री बहुत टाइम बोल चुके हैं कि हम उनका हिसाब करेंगे। और जो ये धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है और बीजेपी को धोखा दिया है, 25 साल करीबन साथ में रहे, और इस पहले तो इनका गेम खत्म हो गया। अब चाचा भतीजे की जोड़ी टूट गई है। बिल्कुल, यहाँ तो सबसे बड़ा झटका उन दोनों जोड़ियों को ही बोला जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इसका जो हमारा ये टैक्स है 2024 में क्या असर होगा जी। तो बात साफ सी है, 48 सीट है लोकसभा की, और यूपी में 80 सीटें हैं, और बहुत बड़े मायने रखता है। अगर बात गिनती की जाए महाराष्ट्र और यूपी की, टोटल सीटें कितनी हो गई, 100 से ऊपर आंकड़ा होता है। उतनी टोटल सीट, 48 जितने सीटें हैं उतने टोटल कांग्रेस की सीटें नहीं है। लगा लो, इतना बड़ा राज्य है, और औद्योगिक विकास भी, जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है। और महाराष्ट्र, लोग बोलते हैं सत्ता के रास्ता यूपी से गुजरता है, जी। लेकिन जो आर्थिक का रास्ता है वो गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाता है। और वहां पर ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया था महाविकास आघाड़ी, आज शरद पवार ये टूट चुका है। और मुझे लगता है कि मैं अपने बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है, ये आपकी अंदर की बात होगी, मेरे को लगता है ये शरद पवार का ही गेम है। अच्छा, क्योंकि शरद पवार की राजनीति ये हिसाब किताब लेकर आई है, क्योंकि शरद पवार पहले से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं चाहते हैं। पहले वो सोनिया गांधी को विदेशी मूल कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने को विरोध किया था। अब यहाँ पे अजीत पवार ने क्या बहाना दिया कि
हम राहुल गांधी को वहां नेतृत्व कर दे रहे थे, नहीं चाहते जी, बिल्कुल। जो पटना में शादी की बात हुई, लालू यादव ने जो कॉमेडी की, उसका असर ये उन्होंने उस पे थोप दिया जी। तो पहले से ही अंदाजा था कि एनसीपी इनके साथ आएगी, लेकिन ये समय देखा जा रहा था कि कब इसका अच्छा साइन हो और उसका वो हो, और तो ये फाइनली आज इसका वो हो गया। हमें भी अंदेशा नहीं था, बिल्कुल। भले हम काफी टाइम से ये कयास लगा रहे थे कि जब तारीफ हो रही थी, हमने काफी न्यूज भी की इस पर, और आज जिस तरीके से ये हुआ है तो इसका 2024 पर जो असर होगा वो बहुत भयंकर होगा, और जो विपक्षी एकता का जो ड्रामा था वो फूटने वाला है, वो टूट बिखर बिखर हो गया। सबसे ज्यादा निराश यही है, अब इनको भी राजनीति से पहले से ही संन्यास ले लिए थे, ऑलरेडी ले चुके हैं जी, लेकिन अब चाचा ने इनको भेज दिया है जी। ये इनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया, ये दोबारा वापस आए। वो समय सही था कि वो रिटायर हो जाते, लेकिन यहाँ पे अब ये सबसे ज्यादा दुखी परेशान ये हैं, इन्होंने सोनिया की चमचागिरी में बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्या है? अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप काफी बारीक नजर रख रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको काफी दिलचस्पी मुझे नजर आ रही है। रवि जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि आज अब डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल इंजन सरकार, और महाराष्ट्र के विकास में ये जोरदार गति देगी। अब ये बताइए कि राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, पहले से सांसदी चली गई है, सबसे बड़ा असर ये देखने को मिला, अजीत पवार इसलिए नाराज हो गए, मौके की तलाश में थे, आज मौका मिल गया, क्योंकि पटना में लालू यादव ने कह दिया था कि आप घोड़े पर चढ़िए, पीछे से हम बाराती बनेंगे। देखिए, वो एक शादी की बात नहीं थी, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बातें थी कि आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकिए, हम सब साथ हैं। इतने एक बड़े कद्दावर नेता, शरद पवार का नाम इतना बड़ा, इसके साथ ही आप लालू यादव, तमाम विपक्षी दल को देख लीजिए। जो यहाँ पे सिर्फ वहाँ जो नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई पटना में, नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि मैं पीएम बनूं, मेरे को कैंडिडेट बनाया जाए। विपक्षी एकता लालू के बयान से ही टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले भी बहुत सारे नेता नहीं गए, शायद ये सोच रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव का बयान था, राहुल गांधी और उनकी रणनीति, तो वहां पे साफ है कि वो हर कोई वहां पे नाराज हो गया। ममता नाराज हो गई, शरद पवार नाराज हो गए, और नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो इसी का परिणाम है कि शरद पवार या चाचा भतीजे, कुछ तो अजीत पवार ने कहा कि हमने कॉल पे बात की है, तो अब ये जो छगन भुजबल साथ आना, प्रफुल्ल पटेल साथ आना, ये कद्दावर नेता हैं, और यूपीए के टाइम पे प्रफुल्ल पटेल साथ रहे काफी। वैसे प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। जब मैंने देखा इनको शपथ ग्रहण में, जब ये जीतते थे गुजरात में, तो ये शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां के सीएम बनते थे, तो प्रफुल्ल पटेल हमेशा उनके साथ दिखे मेरे को, और यही कारण है कि वो आज उनका वो रिलेशन काम आया। और शरद पवार तो वैसे भी संन्यास ले गए, अब भतीजे ने बाजी मार दी है। तो जो ये यहाँ पे फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी होगी, बहुत बड़े कदावर सीएम से अगर डिप्टी सीएम बनना, ये बहुत बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ कि राजनेता बहुत मुश्किल से करते हैं, और उस टाइम पे उनको भी शौक लगा वो, जैसे उन्होंने कहा। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अपडेट था, तो कुल मिलाकर ये था कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत को सबक सिखाना था, शरद पवार को भी सबक सिखाना था, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और फडणवीस, और यहाँ पे शिंदे जो ऑटो रिक्शा हैं, इनका इंजन भी अलग है, और ये चाय वाले हैं, और ये फडणवीस जी, तो इन्होंने अब चाचा भतीजे की जोड़ी भी टूट गई है, और अब वो कह रहे हैं कि हम दावा ठोकेंगे एनसीपी के सिंबल पर, और उसी पर चुनाव चिन्ह लड़ेंगे। तो मतलब ये है गया कि जो उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया, उसका भी असर है, उसका बिल्कुल असर है। और अजीत पवार तो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये भी बात कही है कि भाई हम प्रधानमंत्री मोदी की विकास कामों की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष उनको हराने के लिए एकजुट हो रहा है, और हम उनका साथ दे रहे हैं, और इससे हम राज्य की जनता के लिए हम साथ में आए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा, किसी ने सोचा नहीं था, बिल्कुल किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये क्या होने वाला है, लेकिन हमें इस बात का अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अजीत पवार सबको साथ में लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 से ज्यादा विधायकों को साथ आना, मतलब उनपे न तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, ना तो उनको कोई हटा सकता है, क्योंकि बहुत पार्टी के बड़े पदाधिकारी उसमें हैं। उसमें जैसे प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको बनाया है, वो भी साथ आए। और सबसे बड़ी बात है कि ये मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होने वाला है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी अमित शाह इन सब की बैठक हुई है, उसमें प्रफुल्ल पटेल भी हिस्सा होंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। और इसका असर ये होगा कि जो महाराष्ट्र में है, जो ये तीन अब जो महाविकास आघाड़ी था, अब एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना एक हो गए और कांग्रेस ऑलरेडी वहां खत्म हो चुकी है और उद्धव ठाकरे खत्म हो चुके हैं। तो मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। 48 में से मुझे लग रहा है एक सीट भी इन दोनों को नहीं बचेगी। अगर शरद पवार भी अकेले लड़ेंगे शायद वो जीत सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी भी जीतना बड़ा मुश्किल है। इसमें दिलचस्पी, एक आखिरी कमेंट मैं आपका बस चाहूंगी, अब क्या लगता है शरद पवार की नैया कौन बेड़ा पार करेगा? इस पर कोई कमेंट देना चाहेंगे? शरद पवार अब उनको शांति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि पुत्री मोह में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भतीजे ने काफी मेहनत की, बहुत साथ से रहे। और जो अब ये सोच रहे हैं कि मैं जिता दूंगा, बोल रहे थे, पहले भी बगावत हुई थी, जो छूट गए थे वो हार गए, पर अब ऐसी कोई संभावना नहीं है। एनसीपी के जो कोर वोटर हैं वो कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और राहुल गांधी अगर शरद पवार ये बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री दावेदार हूं, तब तो उसके कैडर को थोड़ा मजबूती मिलती। और यहाँ पे तो शरद पवार ऑलरेडी साइड हो गए, राहुल गांधी, और राहुल गांधी का महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं है, एक दो एरिया को छोड़ के। तो वहां भी ये तीन पार्टियां बहुत मजबूती होगी, क्योंकि एनसीपी के साथ मुस्लिम वोट भी काफी ज्यादा हैं, और जो कट्टर मराठी और जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो शिंदे के साथ हैं, और बीजेपी के साथ सारे राष्ट्रवादी ताकतें हैं। तो महाराष्ट्र में जो लग रहा है कि सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी साफ हो रहा है, बिहार में वही स्थिति बन रही है। तो मतलब 2024 का साफ सा रिजल्ट आज पता चल गया है कि विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएगा, और फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से आएगा, और विपक्ष आपको चुनाव से पहले ही साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये चर्चा तेज है राजनीतिक गलियारों में कि 24 का असर पहले ही महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। यूपी से तो जैसा इन्होंने कहा कि यूपी से सुपड़ा साफ हो चुका है, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का नारा यहाँ थोड़ा धराशायी मैं कहूंगी नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा झटका है। और अगर हम सीटों की बात करें तो कहा जा रहा है, एबीपी सर्वे ने भी कहा कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें लाने वाली है। देखिए कॉन्फिडेंस एकनाथ शिंदे का पहले से ही नजर आ रहा है, और तुरंत शरद पवार को डेंट लगना, ये और कुछ नहीं, रवि जी ऐसा ही कह लेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले रिजल्ट आ चुका है, और चुनाव से पहले क्या तैयारी वहां की आपने देख लिया। और अब आपको तय करना है कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को वोट देना है, और केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार विकास के रास्ते पर अग्रसर है, चुनाव में इसका कितना असर जनता देखेगी। तो बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से हमने आपको विश्लेषण करके बताया है महाराष्ट्र में जो हुआ है उसका 2024 में क्या असर, यही हमारा मेन मुद्दा था। तो जो भी आपकी राय हो, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सुपड़ा साफ करेगी महाराष्ट्र से और सभी पार्टियों का, और यहां सबसे बड़ा असर विपक्ष को लगता दिखाई दे रहा है? अगली बैठक में तय होगा। देखिए नीतीश भी बगावत कर रहे हैं, अब अगली बैठक जो विपक्ष की होने वाली है उसमें नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, चर्चा तेज है, क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व यहां पार्टियां नहीं जा रही हैं। तो बने रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।